नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी बहारियों की बहार। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही अभी बाकी हो, लेकिन सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति पर अमल शुरू कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बिहार की जंग में मध्य प्रदेश के नेता भी बड़ा रोल निभाने जा रहे हैं। बीजेपी ने वी.डी. शर्मा, विश्वास सारंग समेत कई दिग्गज नेताओं को बिहार के अलग अलग जिलों में उतार दिया है, तो कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी के साथ ही जीतू पटवारी के दौरे लगातार बिहार में हो रहे हैं। यानी बिहार की जंग अब सिर्फ स्थानीय नेताओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि मध्य प्रदेश के दिग्गजों के बीच भी सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि बिहार में बहारियों की बहार किसके लिए फायदेमंद साबित होगी और बिहार का मैदान क्या कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट साबित होगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। बिहार का सियासी मैदान, एमपी के नेता संभालेंगे कमान। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल जल्द बजने वाला है, लिहाजा बिहार की धरती पर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता जी जान लगाते नजर आएंगे। या यूं कहें कि बिहार में मध्य प्रदेश की कांग्रेस और बीजेपी नेताओं में सियासी टक्कर देखने को मिलेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने इसको लेकर रणनीति बनाई है, साथ ही इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। अगर पहले बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए बिहार को 5 जोन में बांटा है। इनमें से 2 बड़े जोन मिथिला और तिरहुत की जिम्मेदारी एमपी बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई है। बीजेपी ने प्रदेश के 6 बड़े नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अलग अलग इलाकों में तैनाती की है। इनमें बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वी.डी. शर्मा को पटना और बेगूसराय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, तो खेल मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया, पूर्व सांसद डॉक्टर के.पी. यादव को समस्तीपुर में भेजा गया है। यानी बिहार में बीजेपी ने एमपी के दिग्गजों की फौज उतार दी है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट संगठन माना जाता है, तो जब भी अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को दायित्व दिया जाता है। पूर्व में भी चाहे महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, सभी जगह भाजपा के नेताओं ने अहम भूमिका चुनाव जिताने में निभाई। अब बिहार चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहे वी.डी. शर्मा जी हो, विश्वास सारंग जी हो और अन्य भी संगठन के नेताओं को बिहार में दायित्व दिया गया है। निश्चित ही बिहार में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। इधर बिहार में विजय प्लान बीजेपी ने तैयार किया और प्रदेश के नेताओं को उतारा, तो कांग्रेस कहां पीछे रह जाती। कांग्रेस ने पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को पहले ही बिहार में सक्रिय कर दिया है। उन्हें कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है, जिसका काम योग्य और विचारधारा निष्ठ उम्मीदवारों का चयन करना है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ और प्रभावशाली चेहरों को बिहार भेजे जाने की चर्चा जोरों पर है। अटकलें हैं कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सचिन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम और विधायक आरिफ मसूद जैसे नेताओं को प्रचार और जमीनी रणनीति में उतारा जा सकता है। हालांकि इन चर्चाओं पर कांग्रेस का तर्क अलग है। चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश के अनेक नेताओं को बुलाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता बिहार जा रहे हैं, जो चुनाव प्रचार की डोर को संभालेंगे और बिहार में कांग्रेस कमेटी को विजय श्री दिलाने के लिए प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के दौरे वहाँ लगातार हो रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में मध्य प्रदेश के नेताओं की एंट्री एक दिलचस्प मुकाबले की ओर इशारा कर रही है, या कहें कि बिहार की राजनीति में इस बार मध्य प्रदेश का रंग चढ़ने वाला है। एमपी बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने होंगे। अब देखना यह है कि बिहार की जनता पर किसका जादू चलता है और कौन जीत का परचम लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है खिलावन जी आपका अनादि टीवी में। और पिछले चुनाव में हमने देखा था बिहार में नारा बड़ा चर्चित होता था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, और इस बार लग रहा है कि बिहार में बहारियों की बहार है। तो एक तरह से टेस्ट भी हो जाएगा, हालांकि 28 में समय है लेकिन 27 में यूपी है, और ये पहली बार नहीं हालांकि कि इस प्रकार की ड्यूटी बिहार के चुनाव में लग रही है। लेकिन ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि जातिगत जनगणना जब होनी है देश में, तो इस लिहाज से जातियों की राजनीति अगर समझना हो तो यूपी बिहार से अच्छा तो कोई मैदान हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं मनोज जी। यदि जातिगत राजनीति, वैसे भी जातिगत राजनीति लंबे समय से हो रही है, लेकिन बिहार के चुनाव में ये बहुत ज्यादा मायने रखती है। एक तरफ यादवों का, दूसरी तरफ कुर्मियों का, दलितों का बहुत। आपकी आवाज नहीं आ पा रही, कुछ लगता है दिक्कत आ रही है। चलिए ब्रजेश जी, ये सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, कुछ तकनीकी दिक्कत है, खिलावन जी के पास फिर चलेंगे। बिहार में ये कोई नई बात नहीं है कि बिहार में जा रहे हैं बाहर के लोग। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, हमने पश्चिम बंगाल में देखा कि मध्य प्रदेश के तमाम नेता वहाँ पे गए थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए थे। जिन जिन राज्यों में चुनाव होता है गुजरात में भी जाते हैं, और जब मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं कि बाहर के राज्यों के नेताओं के यहाँ पे ड्यूटी लगती है। ये बीजेपी में हम अक्सर होता है, और उसके एक तरह से कार्यकर्ताओं को बूस्टर देने की कोशिश की जाती है, सक्रियता बढ़ाई जाती है और उनके अनुभव का वहाँ लाभ लिया जाता है। साथ ही सबसे बड़ा जो रहता है वो जातिगत फैक्टर रहता है। उन बेल्टों को चुना जाता है कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के जो नेता को भेजा गया है, दूसरे राज्य से जो नेता आया है, उसकी जातिगत वोट बैंक कितने हैं। आप देखिए बिहार में जब चुनाव होंगे तो सर्वाधिक हो सकता है कि आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सभाएं वहाँ पे होती दिखें, जहाँ यादव बेल्ट है वहाँ पे होती रहे। योगी की सभाएं वहाँ पे होती रहेंगी जो हिंदू बेल्ट रही होगी, जहाँ पे ध्रुवीकरण हो सकता है। हमने इस तरह की यहाँ पे भी सभाएं देखी हैं। सीमांचल वाला इलाका सीमांचल कह सकते हैं। तो आप देखिए रणनीति का हिस्सा होता है तमाम राजनीतिक दलों का। वही रणनीति बीजेपी अपनाती है, वही रणनीति कांग्रेस अपनाती है, और कांग्रेस इसी वजह से अपने जो नेता है उनका, यदि आरिफ मसूद को वो ले जा रहे हैं तो क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है वहाँ पे मुस्लिम वोटर का। तो यदि उस फैक्टर को यदि वो अपने पाले में करना चाहते हैं, जो कांग्रेस की रणनीति है, कोशिश करती है वो लगातार कि जो वोट बैंक उसका था वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास चला जाता है या फिर मायावती की बसपा में चला जाता है। हम देखते हैं वहाँ लालू यादव के साथ चला जाता है। तो उस वोट बैंक को वापस लाने का जो जतन कर रहे हैं, और जिस तरह से राहुल गांधी की वहाँ सभाएं हुई हैं, उन सभाओं की वजह से जो एक भीड़ जुटी है उसको वोट बैंक में कैसे तब्दील कर सकते हैं, वो जतन किए जा रहे हैं। अधिकार रैली की जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो आप देखिए कि वो कोशिशें हो रही हैं। अब ये नेता कितना वहाँ पे कमाल दिखा पाते हैं ये अलग बात है। और इसके बाद भी जब देखते हैं हम चुनाव हो जाते हैं तो जिनकी यहाँ ड्यूटी रहती है उसके बाद खबरें हम ही लोग चलाते हैं, और वो नेता भी बताते हैं कि हमने फला फला क्षेत्र में हमने काम किया था और देखिए वहाँ पे हमारी पार्टी को कितनी सफलता मिली है, तो श्रेय भी लेते हैं। हमने देखा इसी शहर में कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर होर्डिंग्स लग गए थे जब पश्चिम बंगाल में नतीजे आए थे। बिल्कुल। तो इस तरह की जो एक श्रेय लेने की होड़ है, नेता अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक दलों में आला कमान को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपने हमको जो जिम्मेदारी दी थी हमने बखूबी उसको निभाया है, और उसमें हमने क्या मेहनत की उसका ये असर भी दिखा है। कोई पीछे नहीं, हमने उमंग सिंगार के भी देखे थे जब उनको झारखंड का प्रभारी बनाया गया था। तो आप देखिए कि वो दोनों तरफ होता है। ये नेता वहां जाकर क्या करते हैं, जो पार्टी कैडर बेस पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है, उनसे सीधा संपर्क करते हैं, उनकी बैठकें करते हैं, उनको सक्रियता बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ पे जो जातिगत की मैं बात कर रहा था, यदि यादव समाज से कोई जाएगा, यदि दूसरी समाज से कोई जाएगा, यदि मुस्लिम वर्ग से कोई जाएगा, तो वो अपने बेल्ट में अपने समाज के नेताओं से संपर्क तो रहता ही है। आजकल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो संपर्क रहता है, उस संपर्क का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उससे इतर भी हम देखते हैं कि बिहार के, आप देखिए इसके बावजूद बिहार के मध्य प्रदेश में कितनी क्षेत्र हैं। हमने छठ पूजा देखेंगे आप, वो चुनाव के दौरान किस तरह से हो जाती है कि भाई सक्रियता बढ़ जाती है, नेताओं की भागीदारी बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश में जो बिहारी रहते हैं उनसे वहां के वोटर को साधने का जतन किया जाता है। उनको यहाँ पे जो उनका जो वोट बैंक है या जिनकी पकड़ है जिन नेताओं की, वो अपने क्षेत्र रिश्ते नातेदार हैं, वो उनके बीच में जाते हैं, तो यहाँ से भी वो साधने की कोशिश की जाती है और वहां जाकर भी साधने का ही जतन किया जाता है। वो अलग बात है कि कौन कितना साथ पाता है, ये राजनीतिक दलों को भी पता है, लेकिन कोशिश तमाम दल करते हैं। खिलावन जी, आप कैसे देखते हैं? कोशिश तो करते हैं, लेकिन क्या इतना सफलता मिल पाती? क्योंकि मान लीजिए अगर किसी जाति की हम बात करें कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर,
तो वो लोकल नेता तो उनके वहाँ मौजूद होते ही रहते हैं राजनीतिक दलों के पास। तो जातिगत समीकरण में भी इतना प्रभाव डाल पाते हैं कि बाहर के नेता? देखिए, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं और उन राज्यों में ऐसे राज्यों से लोगों को भेजा जाता है जहां साइलेंट हो, जहां चुनाव नहीं हो, अर्थात दूसरे प्रांतों के कार्यकर्ताओं को किसी चुनावी राज्य में उपयोग करने की पुरानी परंपरा है। संभवतः यही कारण है कि मध्य प्रदेश से न सिर्फ भाजपा बल्कि कांग्रेस से भी अधिकांश कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है और अलग अलग जिम्मेदारी जिस तरह से बीडी शर्मा जी को दी गई है, जिस तरह से विश्वास सारंग, अरविंद भदौरिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव चौकी, और ये सब संगठन में माहिर माने जाते हैं, नेटवर्क में माहिर माने मोहन यादव को भी वहाँ, क्योंकि हाँ, इन सबको जो है जो संगठन में माहिर माने जाते हैं, जो चुनावी रणनीति बनाने में बहुत माहिर हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से ऐसे प्रांतों में जहां चुनाव हो रहे हैं जिम्मेदारी दी जाती है। यही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस में भी ऐसे लोगों को, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे उमंग सिंगार हो, चाहे कमलेश्वर पटेल हो, चाहे अरुण यादव हो, क्योंकि यादव बाहुल्य बहुत ज्यादा इलाका है वहां, इसलिए हो सकता है सचिन यादव को, अरुण यादव को। आरजेडी कांग्रेस का तो कोर वोटर ही है ना, यादव मुस्लिम। हाँ, निश्चित रूप से। और हमारे मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के मुस्लिम लीडर है उनको भी भेजा जाएगा वहाँ, चाहे आरिफ अकील के सुपुत्र को भेजा जाए, चाहे और दूसरे मुस्लिम नेताओं को भेजा जाए, निश्चित रूप से होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव चुनावी राजनीति में देखने को नहीं मिल पाता। नेता सक्रिय होते हैं वहां जाके, दूसरे राज्यों में अपनी सक्रियता दिखाते हैं, प्रयास भी करते हैं काफी, लेकिन बहुत ज्यादा मतदाताओं पर असर डाल सके ऐसा कम होता है। लेकिन हाँ, जैसे कि अभी ब्रजेश जी ने जिक्र किया कि कई ऐसे इलाके हैं, औद्योगिक क्षेत्र हैं, जहां मजदूर के रूप में बहुत सारे बिहारी काम करते हैं, बहुत सारे शहर में है जहां बिहारियों का, बिहार के से आके बसे हुए लोगों का मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वर्चस्व है, तो उनका उपयोग एन चुनाव के समय किया जाता है। अभी चुनाव के पहले तो उनको नहीं भेजा जाएगा, लेकिन जब चुनाव होते हैं मतदान के कुछ दिन पहले उनको उनके गांव में भेज दिया जाता है, ताकि वो अपने परिचितों को, अपने जिस दल में वो काम करते हैं, जिस दल के लिए काम करने गए हैं, उस दल में मतदान के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। तो उससे कुछ फायदा होता है पार्टी को। लेकिन मुझे लगता है कि अभी से रणनीति बना करके जिस तरह से मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं को न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भाजपा भी भेज रही है, उससे एकदम तत्काल में कोई फायदा जरूर नहीं दिखाई देता। लेकिन धीरे-धीरे संगठन के लेवल पे तो फायदा होता ही है ना, क्योंकि ये सारे लोग चुनावी रणनीति के माहिर हैं ऐसे लोगों का। लेकिन खिलावन जी, ये सारे लोग जो हैं चुनावी रणनीति के माहिर माने जाते हैं हर परिस्थितियों के हिसाब से, उसका तो अंतर पड़ता ही नहीं कि वोट बैंक पे वैसे ना मिले, क्योंकि उनको कोई प्रचार करके डोर टू डोर वोट तो मांगने जाना नहीं, उनको तो उस इलाके के जो जातिगत क्षेत्रीय समीकरण है उसके मद्देनजर चुनाव की रणनीति क्या हो उस पर काम करना होता है ज्यादातर। तो देखिए, चुनाव के हार जीत में रणनीति का सबसे ज्यादा असर होता है आजकल, और चुनावी रणनीति साधने में, बनाने में, बेहतर करने में जो पार्टी, जो दल ज्यादा सफल होती है, उनका सफलता का स्तर भी, प्रतिशत भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है इसी सिद्धांत पर काम करते हुए दोनों ही दल के, कांग्रेस के और भाजपा के नेताओं को बिहार में डिप्यूट किया जा रहा है, बिहार में जिम्मेदारियां दी जा रही है। कुणाल चौधरी को तो स्क्रीनिंग कमेटी में, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में रखा गया, उनको जिम्मेदारी दी गई है और लगातार वो वहां सक्रिय भी हैं। तो मुझे लगता है इसका देर सवेर फायदा तो होता है। अभी तत्काल में भले फायदा नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन जिन क्षेत्रों में ये लोग सक्रिय रहते हैं, आकर बताते हैं कि वहां किस तरह से उन लोगों ने रणनीति तैयार की। और इसलिए तो क्योंकि उसके अनुभव का लाभ तो प्रदेश में मिलता है। लेकिन ब्रजेश जी, एक और चीज है ना कि जिन नेताओं की ड्यूटी लगाई गई, तो अभी हमने खबर पड़ी है कि जो मध्य प्रदेश का बूथ मैनेजमेंट सिस्टम है बीजेपी का, जो बीडी शर्मा के समय लागू हुआ था, उसको अप्लीकेबल कर रही है बीजेपी बिहार में। तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे नेताओं ने इसी मैनेजमेंट से अपने अपने चुनाव जीते हैं, और वो मैनेजमेंट ग्रास रूट पर वहाँ पहुँचाएंगे। चाहे वो प्रभारी महेंद्र सिंह की हम बात कर लें, जो विधानसभा में प्रभारी थे, विश्वास सारंग हो, अरविंद भदौरिया हो, वीडी शर्मा हो, तमाम सारे नेताओं की। अरविंद मेनन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है, जो मध्य प्रदेश में संगठन महामंत्री रहे।
देखिए मनोज जी, अरविंद मेनन की हम बात करें, लगातार उन्होंने कई चुनाव मध्य प्रदेश में कराए हैं, दूसरे राज्यों में चुनाव कराए हैं। बीडी शर्मा की हम बात करें, त्रिदेव वाला फार्मूला लेकर आए थे वो। जिस तरह से हम बावरिया की बात करते हैं कि वो मंडल सेक्टर वाला फार्मूला लेकर आए थे कांग्रेस का, तो वो फायदेमंद रहा था। तो चुनावी रणनीति बनाने में ये लोग माहिर हैं और उन्होंने उसको अमली जामा भी पहनाया है, जिसका लाभ भी पार्टी को मिला है। तो जब ये रणनीति बनाते हैं तो भले ही आपने जो कहा कि उनका फील्ड में उतना असर ना हो, वोटर पे उतना असर ना हो, लेकिन रणनीति में तो असर होता है। वो उन कार्यकर्ताओं में भी एक तरह से जोश भर देते हैं कि भाई यदि बड़ा नाम है, अरविंद मेनन बड़ा नाम है, बीडी शर्मा बड़े नाम है, तो यदि ये लोग यदि कार्यकर्ताओं को एक तरह से कोई रणनीतिक तहत तैयार करते हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, उनमें जोश आता है, वो जो रणनीति बनाते हैं उस पर वो काम करते हुए दिखते हैं। जिस तरह से यहाँ उन्होंने उस रणनीति को अमली जामा पहना, बिल्कुल अमली जामा पहना होगा, वैसे ही वो चाहेंगे कि वहाँ होगा, उनको मॉनिटरिंग करना आसान हो जाएगा कि हमने यहाँ पे यदि देखिए हम नगर निगम का उदाहरण लेते हैं, नगर निगम चुनाव में हमने देखा था किस तरह से वोटर नहीं निकला, एक चूक कर गई थी बीजेपी। फिर आप देखिए कि जब सेकंड हाफ की बात हुई, हमने देखा सेकंड हाफ की बात आई तो बीजेपी कार्यालय से सक्रियता बढ़ी, तो वोटर को उन्होंने निकाला, उससे सबक लिया उन्होंने अगले चुनाव में, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था। तो मध्य प्रदेश में कैसे वोटिंग परसेंटेज नेताओं ने बढ़ाया था, कहीं चूक हुई थी, उसको वहां पे वो अमल करेंगे, कार्यकर्ताओं को इस हिसाब से ट्रेंड करेंगे कि भाई आपको कैसे निकालना है। जो रणनीति अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां होती है, मध्य प्रदेश का संगठन वैसे ही बहुत अच्छा मजबूत संगठन है, तो वो बेहतर काम कर पाता है। अब इस संगठन, कमजोर संगठन से रणनीतिकार यदि मजबूत होंगे तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर कैसे काम ले सकते हैं उनसे, इस पर ही अमल करेंगे। और उसका किस तरह से मॉनिटरिंग होना चाहिए, उनमें किसको आदमी को यहाँ पे त्रिदेव सिस्टम लाए हैं, उससे पहले वो सिस्टम को किस तरह से वहाँ पे अमली जामा पहना सकते हैं, किस तरह से उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका असर आ सकता है। यहाँ जो कमियां रह गई होंगी पिछले चुनाव में, उसी फार्मूले पर जो कमियां रह गई होंगी, उन कमियों को वहाँ दूर कर सकते हैं, वो उसको लागू कर सकते हैं, उसमें सुधार आता है। क्या नया हो रहा है वो सीख कर मध्य प्रदेश में हो सकता है। एक ही फार्मूले से आप हर बार चुनाव नहीं जीत सकते ना, आपको लगातार नए फार्मूले लाना पड़ेंगे, उससे कार्यकर्ताओं में भी जोश आता है और पब्लिक को भी नया लगता है। तो जब आप वो फार्मूले, मध्य प्रदेश के फार्मूले वहां अपनाएंगे, आप देखिए एक योजना एक राज्य में दूसरे राज्य में मददगार कैसे हुई, लाड़की बहन बन गई, लाडली बहना योजना, चाहे झारखंड में चले गए, चाहे दिल्ली में चले गए, लेकिन यही योजना आप बार बार अपनाओगे। आप पहले हमने देखा है कि तीर्थ दर्शन योजना को अपनाया था दिल्ली वालों ने, तो बड़ी तरीके से जब पहली कोई चीज होती है, रणनीति होती है, वो बेहतर तरीके से काम करती है, तो उसको वहां अपनाएंगे। वहां पे बिहार में जो बेहतर सीखने को मिलेगा इन नेताओं को, तो इनमें और सुधार आएगा, इनकी रणनीति में और सुधार आएगा, फिर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में उसको अप्लाई करेंगे वो लोग। तो ये जो फायदा होता है, जो हम कहते हैं ना चुनावी रणनीति के माहिर लोग हैं, उनकी जिम्मेदारियां मिलती हैं तमाम राज्यों। जो आपने अरविंद मेनन का नाम लिया, हम देखते हैं कि आप चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे हिंदुस्तान के बड़े चुनावी रणनीतिकार पीके की क्या रणनीति समझेंगे वो। तो उन पीके के साथ जिन लोगों ने काम किया होगा, वो अब ये कोशिश करेंगे कि भाई पीके क्या रणनीति अपनाते हैं, उनकी रणनीति की क्या काट हो सकती है, तो वो तमाम चीजें रहती हैं ना। तो इसको वहां पे जब रणनीतिकार बैठते हैं तो एक के बाद एक फार्मूले आते हैं, सबके विचार होते हैं और उन विचारों को अमली जामा पहनाया जाता है, तो उसका फायदा मिलता है। मुझे लगता है वही कोशिश बीजेपी करती नजर आ रही है। तो खिलावन जी, एक और चीज है, अभी SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इंटेंसिव रिवीजन को लेकर बड़ी हल्ला मचा देश में। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार, वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे दिए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस इसको दोहरा रही है। पहले जरूर कह रही थी लाडली बहना के कारण हार गए, लेकिन अब वो कह रहा वोट चोरी से हार गए। ऐसे में बिहार का ये बैटल बड़ा दिलचस्प होगा सीखने के हिसाब से भी, क्योंकि पूरे देश में SIR लागू करने का बोल दिया है चुनाव आयोग ने। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हल्ला मचाए, तो कांग्रेस के नाते भी कांग्रेस ही जो जाएंगे उनके लिए बेहतर होगा कि SIR कैसे लागू हो, क्या गड़बड़ी थी वो मध्य प्रदेश में कैसे काउंटर करे, और बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा कि बीजेपी उसकी काट कैसे निकाले। तो ये नजदीक से देखने का अवसर इस बिहार चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को मिलेगा। देखिए, इंडिया ब्लॉक के लोग बिहार चुनाव को लेकर के, SIR को लेकर के जिस तरह से हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार चुनाव आयोग और भाजपा पर, केंद्र के सरकार पर हमलावर है, इससे क्या फायदा, राजनीतिक फायदा भविष्य में होगा, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा और इंडिया ब्लॉक के दूसरे दलों के द्वारा कि SIR के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए, जनता में कितना प्रभाव है, जनता में क्या अभी इसका असर पड़ रहा है, ये हम पूरा राजनीति को के गर्भ में इसको डाल देते हैं। नहीं, सीखने समझने के लिए तो एक बढ़िया जगह है ना, इस बात का पता चल पाएगा।
सीखने के लिहाज से तो बढ़िया जगह रहेगी ना वो। मध्य प्रदेश में देखिए पूरे देश में एसआईआर लागू करने की बात हुई है। यदि बिहार चुनाव में एसआईआर के प्रभाव विपक्षी दलों को मिलता है या इंडिया ब्लॉक के लोगों को मिलता है तो निश्चित रूप से इस एसआईआर के मामले को लेकर के अलग अलग प्रांतों में जिस तरह से अभी हल्की फुल्की शुरुआत है, बहुत ज्यादा आंदोलन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ आंदोलन की शुरुआत हो गई है, विरोध की शुरुआत हो गई है, कर रही है इंडिया ब्लॉक के विभिन्न दल, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव कितना फायदा हुआ है इंडिया ब्लॉक को, इंडिया ब्लॉक के राजनीतिक दलों को, ये बिहार में पता चल पाएगा। उसके बाद इसको देश में दूसरी जगह भी इसको हम चुनावी लिहाज से तो देखिए खिलावन जी, इसको हम चुनावी लिहाज से तो इसलिए नहीं देख सकते कि रैली अपनी जगह, रैली मध्य प्रदेश में तो काडर भी था, उनके पास लीडर भी थे, राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, लेकिन नतीजे क्या है ये हमने देखा है। बिहार में तो कांग्रेस के पास ना लीडर है ना काडर है, तो वो चुनाव के नतीजे में कितना परिवर्तित होता है ये तो आप सही कह रहे हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद पता लगेगा। लेकिन एसआईआर लागू करने में जो दिक्कतें आई हैं और जो वोटर को परेशानी हुई, जिसका हल्ला कांग्रेस ने मचाया, उस लिहाज से तो फायदेमंद साबित हो सकता है सीखने के लिए। देखिए मुझे अभी एकदम परफेक्ट मैं बात नहीं कह सकता कि एसआईआर पर हल्ला गुल्ला मचाने से कांग्रेस को फायदा होगा या राष्ट्रीय जनता दल को फायदा होगा, ये मैं दावे के साथ नहीं ये तो हम भी नहीं कह रहे, परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता में, आम पब्लिक में इसका प्रभाव तो जरूर है। जिन क्षेत्रों में नाम भारी संख्या में काटे गए हैं उन क्षेत्रों में मतदाताओं के ऊपर इसका असर दिखाई दे रहा है, और वो इस मामले में जो है भाजपा के और सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार की जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, इन सब से छिटक के राजद या लेफ्ट या वीआईपी या कांग्रेस के साथ आने का मन हल्का हल्का बना रहे, जिस तरह से हम लोग लगातार वहां से खबरें सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो इस तरह की बातें तो हो रही है। लेकिन कितना असर हुआ ये भविष्य में ही चुनाव परिणाम आने के बाद प्राप्त होगा। लेकिन मनोज जी, मैं एक बात सोच रहा था कि जिस तरह से दूसरे राज्यों से ज्यादा संख्या में रणनीतिकार नेताओं को भेजा जा रहा है बिहार में, तो मुझे लगता है कि आपने देखा होगा दमोह के चुनाव, जिसमें टंडन की जीत हुई थी कांग्रेस प्रत्याशी की और जयंत मलैया हार गए थे, लगता है संपर्क टूट गया। लेकिन ब्रजेश जी एक बड़ा दिलचस्प एसआईआर को लेके, क्योंकि वक्त भी नहीं है कि जैसे मैं आपसे पूछूं, या मैं तो ये बता नहीं सकता हूं ना आप किसको वोट डालोगे जब तक आप ना बताओ, तो ये जो एक आरोप लगता है कि वोटर, हमारा वोटर का नाम काट दिए, चुनाव आयोग को सपना तो आ नहीं रहा है, या किसी घर पर ठप्पा लगा कि हमारा वोटर है कि वो उसका नाम काट दो और मेरी पार्टी का रहने दो, तो मुझे लगता है इस पर भी पार्टियों को विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, ये किसी को पता नहीं रहता, सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, एक वोटर को संदेश देने की होकर गड़बड़ी की जाती है, ताकि तुम्हारा नाम काट दिया, तुम्हारा नाम काट दिया, ताकि जो वोट है ना वो उनको मिलने लगे कि भाई, ये सिर्फ नैरेटिव सेट करने की वजह है। आप देखिए कि पहले वीवीपैट पे भी सवाल उठाए थे कि साहब वो तो हमने बटन दूसरी दबाई और दूसरे पे वोट चला गया, जबकि 30 सेकंड के लिए वो आता है ना, ऐसा होता नहीं। हमने देखा तो ये सिर्फ ईवीएम का पहला उपयोग 2004 में हुआ था, और फिर दोनों में चुनाव में बीजेपी करारी हार हुई थी, बाद में से लगातार चल रही। तो अब ये नैरेटिव बिहार में कितना काम करेगा, ये इसी चुनाव में हो जाएगा यदि वहां पर कुछ सीखेंगे, ये सबसे बड़ा बात। और ये नैरेटिव एमपी में भी शायद काम आ सके। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो बिहार में बहारियों की बहार है, अब ये बहारी क्या रंग लाएंगे ये तो देखने की बात है, लेकिन इतने जरूर है कि मध्य प्रदेश के जो नेता गए हैं 2028 के चुनाव के लिए बहुत कुछ उनके पिटारे में आएगा, कि चुनावी रणनीति हो, जातिगत राजनीति किस स्तर तक वहाँ होती है बिहार में सबको पता है, और इसके साथ ही एसआईआर का प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें इस बिहार के चुनाव में हमको देखने को मिलेंगी। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।